रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारती सुबह सुबह उठकर रसोई में चाय नाश्ता बनाने जा रही थी कि तभी उसको अपने घर की डोरबेल सुनाई देती है, जिस पर भारती बोलती है, इतनी सुबह सुबह कौन टपक गया? जरूर दूध वाला होगा। कितनी बार कहा है दूध नहीं लेना, फिर भी आज तो इसको अच्छे से सुनाऊंगी। भारती जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उसको अपने सामने उसकी ननद नेहा खड़ी नजर आती है, वो भी अपने सामान के साथ। ये देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, माँ जी, केशव जी कहाँ हो? नीचे आओ। देखो नेहा दीदी ससुराल से भाग गई अपना बोरिया बिस्तर लेकर। भारती को ऐसे चिल्लाता देखकर नेहा बोलती है, भाभी पागल हो गया? किसने कहा कि मैं ससुराल से भाग कर आई हूँ? हद है, ना कुछ पूछा ना कुछ बोला, बस गधे की तरह ढेचू ढेचू करना शुरू कर दिया। अब इतने सारे बैग लेकर आप यहाँ छुट्टियाँ मनाने तो आई नहीं होंगी, भाग कर ही आई होंगी ना? कुछ भी, अपने इस खाली दिमाग को ना ज्यादा ना चलाया करो। नेहा भारती को सुना ही रही होती है कि तभी उसकी माँ ममता और भाई केशव अपने अपने कमरों से बाहर आकर नेहा को इतने सारे सामान के साथ खड़ा देखकर कहते हैं, अरे दीदी, आप इतनी सुबह सुबह? और आना ही था तो मुझे बता देती, मैं लेने आ जाता। और भी इतना सारा सामान भाग कर आई हो क्या ससुराल से? हाँ, आपकी बीवी कम बोर आई थी जो आप भी शुरू हो गए। आपको भी यही लग रहा है कि मैं भाग कर आई हूँ। अरे हद मचा दी आप लोगों ने तो। अरे मैं बस थोड़े लंबे समय के लिए रहने आई हूँ, इसलिए इतना सारा सामान लाई हूँ। तुम दोनों शांत रहो। उसको घर में भी नहीं आने दिया और सवालों के बाण चला दिए मेरी बच्ची पर। ममता नेहा को अंदर ले जाकर बैठाती है, जिसके बाद नेहा सबको बताती है कि वो अपने पति और सास के किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की वजह से यहाँ रहने आई है। जिसके बाद ममता अपनी बेटी को चाय नाश्ता करवाकर उसका सारा सामान उसके कमरे में रखवा देती है। उसी शाम भारती नेहा के लिए जूस बनाकर उसके कमरे में देने जाती है तो देखती है कि नेहा अपने बैग से अपने गहने वगैरह निकालकर अलमारी में रख रही है। ये देखकर भारती मन ही मन बोलती है, ये दीदी अपने सारे गहने लेकर यहाँ आ गई। मुझे तो गड़बड़ लग रही है, ये सच में ससुराल से भागकर तो नहीं आ गई ना? दरवाजे पर खड़ी अपनी भाभी को ख्याली दुनिया से बाहर निकालते हुए नेहा बोलती है, अगर अपने दिमाग में शैतानी बातों का जाल बुन लिया हो तो कृपा करके मुझे यहाँ आकर जूस दे दो भाभी। नेहा के ऐसा बोलने पर भारती गुस्से में उसको जूस पकड़ा कर चली जाती है। उसके जाते ही नेहा खुद से बोलती है, भाभी को और घर में किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं सच में ससुराल से भागकर ही आई हूँ। नेहा सच में अपने ससुराल से भागकर आई थी और वो ये बात अपने परिवार से छुपाए बैठी थी। लेकिन भारती भी अपने शक के चलते एक दिन सबके सामने चाय पीते हुए अपनी ननद को कहती है, दीदी वैसे आपने हमें बताया कि नंदोई जी और आपकी सास किसी की शादी के लिए बाहर गए हैं, लेकिन किसकी शादी में और कहाँ गए हैं ये तो बताया ही नहीं। और मैंने नंदोई जी को फोन भी ट्राई किया था, लेकिन उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। आपको बड़ी चुल हो रही है जानने की। कुछ दिन मैं अपने मायके रहने का चली आई, बर्दाश्त नहीं हो रहा भाभी आपसे। नेहा ये कैसे बात कर रही है तू? भाभी है तेरी और सही बात है, तू कम से कम बता तो कहाँ गए हैं सब और तुझे क्यों नहीं लेकर गए? समधन जी का कोई फोन भी नहीं आया इस बार। कैसे आएगा फोन? मैंने आते ही आपके फोन में उनको ब्लॉक जो कर दिया था और उनके फोन में आप सबको ब्लॉक करके आई थी। अरे दीदी, माँ जी कुछ पूछ रही हैं, बोलो ना। माँ वो किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में गए हैं और वहाँ नेटवर्क की ना काफी प्रॉब्लम है, इसीलिए लग नहीं रहा होगा फोन। कल मेरी बात हुई थी, मेरा जाने का मन नहीं था तो मैं नहीं गई फिर साथ में। चल अब बात हो तो मेरी भी बात करवा दियो दामाद जी से। नेहा को अब टेंशन होने लगती है कि कहीं उसका राज सबके सामने खुल ना जाए। इसीलिए अगली सुबह जब सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं, तभी नेहा अपने कमरे से फोन पर बातें करते हुए आती है और कहती है, हाँ कमल जी, सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, चलो अच्छे से काम करवाना शादी में। वैसे माँ आपसे बात करना चाहती थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर फ्री होकर ना कॉल बैक करना। इतना बोलकर नेहा कॉल रखते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ वो कमल जी का फोन था, वो शादी के काम में ना थोड़ा बिजी है, कह रहे थे फ्री होकर कॉल करेंगे। अच्छा दीदी,
लगता है नंदोई जी सच में बहुत बिजी हैं, इसलिए देखो ना वो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे यहाँ आ गए। पीछे देखिए आप। क्या? नेहा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे उसका पति कमल खड़ा होता है, जो नेहा को घूरते हुए बोलता है, देखा नेहा, आ गया मैं शादी से भागा भागा तुम्हारे पास। जैसे तुम भाग गई अपने ससुराल से, वैसे ही मैं भाग आया अपने ससुराल में। अरे दामाद जी आइए आइए। और आप ये क्या कह रहे हैं, भाग आया भाग गई? माँ जी मैं बताती हूँ सच। दीदी अपने ससुराल से भाग कर आई हैं और इन्होंने हम सब के नंबर अपनी सास और नंदोई जी के फोन में से ब्लॉक कर दिए थे, जिसके कारण हम इनसे बात ही नहीं कर पा रहे थे। क्या नेहा ये सच है? तू अपने ससुराल से भाग कर आई है और तूने हम सब से झूठ बोला, पर क्यों? आखिर इतना बड़ा झूठ बोलने की नौबत क्यों आई? माँ, अगर दीदी भागकर आई अपने ससुराल से तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। दीदी, आपको आपके ससुराल वाले मारते पीटते हैं क्या? बताओ। केशव जी पहले पूरी बात तो जान लीजिए, फिर कोई एक्शन लेना। बहू तुझे दामाद जी कहाँ मिले? और जब तुझे पता था कि तेरी ननद ससुराल से भागकर आई है तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? माँ जी मुझे बस शक था, लेकिन कल शाम को जब मैं मार्केट गई तब मुझे मार्केट में नंदोई जी दिखे, जहाँ मैंने उनको। मार्केट में घूम रही भारती के सामने अचानक ही उसकी ननद का पति कमल आ जाता है, जिसको देखकर भारती बोलती है, अरे नंदोई जी आप यहाँ बड़ी जल्दी आ गए शादी से। दीदी ने तो हमें बताया ही नहीं कि आप आ गए। कैसे बताएगी भाभी? वो घर बताकर नहीं बल्कि घर से भागकर अपने मायके गई है। क्या? पर क्यों? मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ को जब पता लगा कि नेहा प्रेग्नेंट है तो उन्होंने रट लगा ली कि उनको लड़का चाहिए। मैंने नेहा का साथ दिया कि हमारा बच्चा कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको मुझ पर विश्वास ही नहीं था, इसीलिए कुछ दिन पहले एक लेटर लिखकर भाग गई कि मैं इस घर से जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर मेरे मायके आए तो आपको घरेलू हिंसा के इल्जाम में अंदर करवा दूंगी। मुझे जैसे ही दीदी के भागने का कारण पता लगा, मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की सलामती की सोची। अपनी सास की छोटी सोच के चलते वो डर गई कि कहीं उनको लड़की हुई तो वो उनके बच्चों को अपनाएंगी ही नहीं। लेकिन दीदी कम से कम आपको अपने पति, अपने हमसफर पर भरोसा तो करना चाहिए था। भारती सही कह रही है नेहा बेटी। दीदी प्रॉब्लम से भागना कोई सोल्यूशन नहीं, बल्कि आपको तो वहीं रहकर अपनी सास को समझाना चाहिए था कि एक लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं होता। बाकी नंदोई जी तो आपके साथ हैं ही। अरे दीदी, हम भी तो आपके साथ है। आंटी जी को मैं समझाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, माँ समझ चुकी हैं। अपनी बहू के जाने से उनको समझ आ गया कि घर की लक्ष्मी की क्या अहमियत होती है। वो बस शर्मिंदगी के कारण नेहा के सामने नहीं आ पाई। सच में कमल जी, माँ जी को अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मुझे बेटा हो या बेटी? नहीं बाबा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लीज तुम घर चलो। बिल्कुल नहीं। अरे दामाद जी, लड़की का पहला बच्चा उसके मायके में होता है, इसलिए अब तो नेहा अपने बच्चे के साथ ही उस घर में आएगी। हाँ ये भी सही है, तो ठीक है, मैं माँ को यहीं ले आता हूँ। भारती की समझदारी उसकी ननद नेहा को ये समझा देती है कि भागने से समस्या का समाधान नहीं निकलता। इसीलिए दोस्तों, प्रॉब्लम से भागो मत, उसका सामना करो। चांदनी और रागनी दोनों ही बाजार में सब्जियां खरीद रही होती हैं। तभी कुछ लोग दोनों बहनों को देखकर बोलते हैं, हाय हाय, देखो देखो कैसे हंस के साथ काला कौवा चला आ रहा है। अरे हाँ, कहने को तो दोनों जुड़वा बहनें हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक चांद तो दूसरी अमावस की काली रात। भगवान ने एक बहन को दूसरी बहन का काला टीका बनाकर भेजा है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चांदनी भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, अरे रागनी रुक जा, कहाँ जा रही है? अरे सुन तो मेरी बात। यार कितना भगाएगी? तू क्यों आ रही है मेरे पीछे? मैंने कहा है तुझे मेरे पीछे आ, अकेला छोड़ दे मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू मेरी बहन है, तुझे समझ नहीं आता? मेरी वजह से तुझे हमेशा सुनना पड़ता है। मैं तेरी बहन कहलाने लायक नहीं हूँ। अफीम खा ली है क्या? क्या बकवास छाप रही है? अरे लोगों का तो काम है बकलोलबाजी करना और तू उनकी बातों को सीरियस ले रही है। यार तुझे कितनी बार कहा है, लोगों की बातों पर गौर मत किया कर, खुल के अपनी जिंदगी जिया कर। पर लोग जीने भी तो नहीं देते ना, हमेशा मुझे एहसास करवाते हैं कि मैं काली हूँ। चांदनी अपनी बहन को समझाती है और उसे घर ले आती है, जहाँ उसकी माँ केतकी गुस्से से रागिनी को बोलती है, बाजार में सब्जियां लेने गई थी या खेत बीजने गई थी जो इतना टाइम लगा दिया तूने? वो माँ, मैं वो। अब तो मुंह में दही जम गया होगा महारानी के। एक तो रंग काला है, ऊपर से एक काम अच्छे से नहीं करती।
चल अब जा यहाँ से, जाके खाना बना। रागिनी अपनी माँ की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। तभी चांदनी बोलती है, माँ ये क्या है? आप हमेशा उसे सुनाती क्यों रहती है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मेरी लाडो रानी, तू गुस्सा क्यों करती है? तुझे पता है ना कि गुस्सा करने से चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, और वो तो है ही कोयला। अरे मेरी रानी बिटिया, मैं तेरे लिए जूस लेकर आऊं? तू थक गई होगी ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर चांदनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। और रसोई में काम कर रही रागिनी ये सब सुन रही होती है और मन में खुद से बोलती है, क्या रंग रूप ही सब कुछ होता है? मेरी अपनी माँ ही मुझे पसंद नहीं करती। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे किसी बेकार चीज से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं। हे भगवान, इससे अच्छा तो तू मुझे पैदा करते ही मार देता। कम से कम लोगों की ऐसी बातें तो न सुननी पड़ती। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रागिनी को हर तरफ बस ताने ही ताने मिलते थे, जिसके चलते वो अंदर ही अंदर से घुटती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह वो मंदिर से पूजा करके घर आ रही होती है। तभी सामने से तेज रफ्तार से आती हुई एक बाइक अचानक से उसके आगे रुक जाती है और वो बुरी तरह डर जाती है। तभी वो लड़का बाइक से उतर के उसके पास आता है और हेलमेट उतार कर रागिनी से बोलता है, रागिनी तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगा। नीव, तुम यहाँ? ओह माय गॉड, कम से कम मैं तुम्हें याद तो हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर। कैसे हो? और इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? बस तुम्हारी यादों में से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया मैं। आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नीव, तुम खुद को देखो और मुझे देखो। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी, और मैं तो शायद अच्छे की लिस्ट में ही नहीं आती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे लिए तुम क्या हो। कॉलेज टाइम से लेकर आज तक अगर किसी को दिल से चाहा है तो वो बस तुम हो। खैर जाने दो, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। बिल्कुल, मैं अभी चलती हूँ। माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं कल इसी जगह इसी टाइम तुम्हारा वेट करूँगा। रागिनी अपने घर जाती है और नीव को याद करके मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी उसकी माँ केतकी बोलती है, क्या बात है, कोई काला कौवा तुझे देखकर सीटी बजा गया क्या, जो इतनी खुश नजर आ रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर कुछ ऐसा वैसा किया ना तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि अपने जिंदगी में भी नहीं सोचेगी तू। एक तो तेरा काला रंग, जो कि हमारी जिंदगी में काले जहर की तरह घुला हुआ है। अब अगर कोई और गुल खिलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ चांदनी आती है और बोलती है, माँ बस करो। और कितना कहोगी आप रागिनी को? अरे वो कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब आपके दिल में जो भी आता है वही उसको बोलती रहती हो। अरे वो भी आपके पेट से जनी हुई बेटी है। अपनी बकवास अपने पास रख। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किसके साथ कैसे रहना है और कैसे नहीं, समझ गई तू? और मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सिर पे चढ़ेगी। बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। रागिनी मेरी जुड़वा बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और आपको कोई हक नहीं है उसे जलील करने का। चांदनी की बात सुनकर रागिनी उसे एक जोरदार चाटा मारती है और बोलती है, चांदनी, माफी मांगो माँ से अभी के अभी। आज के बाद तूने कभी उनसे ऐसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, चांदनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। केतकी बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन रागिनी की मुलाकात मंदिर से आते हुए फिर से नीव से होती है और दोनों खूब सारी बातें करते हैं। और ना चाहते हुए भी गुजरते वक्त के साथ साथ रागिनी भी नीव से प्यार करने लगती है, जिसके बाद रागिनी की जिंदगी में खुशियाँ आने लगती है और साथ ही वो नीव को अपने घर के हालातों के बारे में सब बताती है। ऐसे ही एक दिन नीव और रागिनी पार्क में बैठे होते हैं कि तभी केतकी उन दोनों को देख लेती है, जिसके बाद वो नीव की सारी जानकारी निकलवाती है और उन दोनों को अलग करने के लिए चांदनी के रिश्ते की बात नीव से चलवाती है। तो वहीं नीव ने भी अभी अपने घर पर किसी को रागिनी के बारे में नहीं बताया था, जिसके चलते नीव की माँ रमा बिना उसकी मर्जी के ही उसका रिश्ता चांदनी से तय कर देती है। ऐसे ही एक शाम जब नीव अपने घर आता है तो उसकी माँ रमा उससे बोलती है, अरे आ गया, सुन, कल हमें लड़की वालों के घर जाना है। मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद करी है।
पर माँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। तेरी पसंद गई घुइयां के खेत में। सुन ले, इस घर में बहू मेरी मर्जी से आएगी और अगर तू कल मेरे साथ नहीं गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी माँ की जिद के कारण नीव को अगले दिन चांदनी के घर जाना पड़ता है। केतकी उनका स्वागत करती है और रागिनी को आवाज लगाकर बोलती है, अरे रागिनी, मेहमानों के लिए शरबत लेकर आओ। रागिनी हाथों में शरबत लिए सबके सामने आती है। नीव को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे समझते देर नहीं लगती कि चांदनी के लिए नीव का रिश्ता आया है। अपनी आंखों के आंसू को संभालते हुए बेचारी जैसे तैसे वहीं बैठ जाती है। तभी केतकी धीरे से उसके कानों में बोलती है, क्यों री काली बिल्ली, तुझे क्या लगा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? इतना अच्छा लड़का मेरी चांदनी के साथ ही जचेगा। अब अगर चूचा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रागिनी कुछ नहीं बोलती, पर नीव उसके होठों की चुप्पी को देखकर अच्छे से सब समझ जाता है। तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए चांदनी आती है, जिसे देखकर रमा बोलती है, अरे आपकी दोनों बेटी तो जुड़वा है, रंग को छोड़कर बाकी सब कुछ हूबहू मिलता है। जी हाँ, सही कह रही हो। खैर हमें तो चांदनी पसंद है, क्यों नीव, पसंद है ना? जी नहीं, मुझे चांदनी नहीं बल्कि रागिनी पसंद है। सच में? हाँ, क्योंकि मैं और रागिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे पता है आज भी बस अपनी माँ की इज्जत और अपनी बहन की खुशी के लिए वो चुप खड़ी है। क्या तू इस काली से प्यार करता है? माँ, रंग में कुछ नहीं रखा। अगर मैं काला होता तो क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं कहती? मैं यहाँ खड़े सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इंसान का मन साफ है पर रंग काला है तो क्या वो गलत है? और अगर किसी का रंग गोरा है पर मन में मैल भरा है तो वो सही है। अरे हम सब हमेशा रंग को ही क्यों देखते हैं, जबकि सुंदरता तो इंसान के गुण होते हैं, जो मेरी रागिनी में बहुत सारे हैं। क्या बात है रागिनी, क्या परफेक्ट लड़का चुना है तूने अपने लिए। नीव की बात सुनकर सभी लोगों का मुंह शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद केतकी और रमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब लोग मिलकर रागिनी और नीव की शादी करवा देते हैं। रूपा, जरा मेरे लिए एक कप चाय बनाना। जी मालकिन, अभी बना कर लाती हूँ। और सुनो, मेरी कबर्ड में जो ग्रीन वाली ड्रेस है ना, उसे निकाल दो और जो कपड़े रखे हैं उन्हें धोकर प्रेस कर देना। जी मालकिन। रोशनी की बात सुनकर उसकी काम वाली बाई रूपा किचन में जाकर चाय बनाकर लाती है और उसे देती है, जिसके बाद रोशनी चाय पीकर सड़ी सी शक्ल बनाकर बोलती है, छी रूपा, क्या है ये, पानी उबाल कर ले आई है क्या? अरे इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रही है, तुझे यही नहीं पता कि मुझे बिना अदरक की चाय नहीं पसंद? वो कहा है ना मालकिन, आपने खाली इतना बोल दिया कि चाय बना कर ले आओ, ये तो बोली ही नहीं क्यों में अदरक भी डालना है। रूपा, तुझमें दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? अरे जो इंसान तुझसे इतने वक्त से अदरक वाली चाय बनवा कर पी रहा है, अगर वो एक दिन नहीं बोलेगा तो तू ये पानी उबाल कर ले आएगी उसके लिए? तुझे ध्यान नहीं रहता जरा भी? सॉरी मालकिन, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल ठीक है, अब जाके बाकी के काम कर। ठीक है मालकिन। रोशनी, जरा मेरी शर्ट देना। अरे रुकिए ना मालकिन, साहब को शर्ट मैं दे आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद दे आऊंगी। इतना बोलकर रोशनी अपने पति वीर को शर्ट देने के लिए चली जाती है और रूपा नाश्ता तैयार करके सारे कपड़े प्रेस करने लग जाती है। दोनों रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं कि तभी रोशनी रूपा को बुलाती है। रूपा, हमारा नाश्ता लगा दे और हाँ, वीर का टिफिन भी तैयार कर दे। जी मालकिन, अभी करती हूँ। रूपा उसकी बात सुनकर नाश्ता सर्व करती है और वीर का टिफिन भी दे देती है। दोनों ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल जाते हैं। तभी रोशनी रूपा से कहती है, अच्छा रूपा, अब हम दोनों चलते हैं, घर का ध्यान रखियो। जी मालकिन। ओए होए, अब आएगा मजा, मालकिन जाएगी और मैं घर की मालकिन बनके पूरे घर पे राज करूंगी। ठीक बा मालकिन, ध्यान से जाना। रोशनी और वीर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही वो जूस पीकर आराम से मालकिन की तरह फैलकर लेट जाती है। थोड़ी देर होने के बाद वो मजे करने के लिए सोफे पर चढ़कर कूदने लगती है और टीवी की वॉल्यूम बढ़ाकर नाचती है। तभी वहाँ रोशनी अचानक आती है, जिसकी खबर रूपा को नहीं होती। रूपा को सोफे पर चढ़ा नाचता देखकर रोशनी को गुस्सा आता है और वो बोलती है, रूपा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पीठ पीछे तुम ये सब करती हो घर में? मालकिन, आप ही इतना जल्दी कैसे आ गई?
रोशनी रूपा को घर में इस तरह देखकर बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसकी लापरवाही की वजह से वो उसे निकाल देती है और नई बाई की तलाश में परेशान हो जाती है। जिसके बाद रोशनी खुद से बोलती है, अब मैं क्या करूं? कहीं रूपा को मैंने काम से निकालकर कोई गलती तो नहीं कर दी? कितने दिन हो गए उसे गए और अभी तक मुझे नई काम वाली नहीं मिली है। ऊपर से ये ऑफिस का काम, मैं घर का काम कैसे करूं उसके साथ साथ? मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। अगर जल्दी से कोई नई काम वाली नहीं मिली ना तो मैं इस दुनिया से टैब बोल जाऊंगी। रोशनी बहुत ढूंढती है लेकिन उसे नई काम वाली नहीं मिलती। जिसके बाद वो परेशान होकर अपनी पड़ोसन के पास जाकर बोलती है, अरे यार काजल, मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये काम वाली बाई मिल ही नहीं रही। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरी काम वाली बाई है ना, वो तेरी मदद जरूर करेगी। काजल अपनी काम वाली को उसके पास बुला लेती है। फिर काजल उसे बोलती है, कम्मो, तेरी एक बहन है ना? जी मालकिन, लौकी बुलाना है क्या उसे? हाँ, ये मेरी सहेली है, इनके घर पर भेजना है उसको। ठीक है, मैं बुला लूंगी उसे। कम्मो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रोशनी काजल से बोलती है, थैंक यू यार, तेरी वजह से ना मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। कोई बात नहीं यार, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ। थैंक यू वंस अगेन यार। और हाँ, उसे याद से मेरे घर भिजवा दियो। ठीक है। रोशनी अपने घर वापस आ जाती है। फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रोशनी आधी अधूरी नींद में दरवाजा खोलने जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने लौकी खड़ी होती है। जिसके बाद रोशनी उससे बोलती है, कौन हो तुम? मैं लौकी है मेम साहब, आपने काम वाली बाई के लिए बोला था ना काजल मेम साहब को। हाँ हाँ, बोला तो था, लेकिन तुम इतनी जल्दी आ जाओगी ये नहीं पता था। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। रोशनी लौकी को अपने साथ अंदर लेकर जाती है और उससे पूछती है, अच्छा बताओ, तुम घर के कौन कौन से काम कर सकती हो? झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना और आगे से लेकर पीछे तक और ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह की सफाई कर सकती हूँ मैं। परफेक्ट, यही चाहिए था मुझे। अच्छा बताओ, पगार कितनी लोगी? पगार का तो ऐसा है ना मैडम कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो रहने के लिए, वही काफी है। ठीक है, चलो सबसे पहले तुम एक मजेदार सी अदरक वाली चाय पिला दो। अरे क्या बात है मेम साहब, आपको भी अदरक वाली चाय पसंद है? क्यों, तुम्हें भी है क्या? अरे मेम साहब, मैं तो चाय की शौकीन हूँ, बिना चाय के तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। तो शुरू हो जाओ। लौकी चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। उसके जाते ही रोशनी खुद से बोलती है, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू काजल, तुम दोनों की वजह से ही ना मुझे इतनी परफेक्ट काम वाली मिल गई जो इतनी अच्छी अदरक वाली चाय बनाती है और सारे काम भी फटाफट से करती है। पर मैंने तो उसे बताया ही नहीं कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। चलो अभी जाकर बता देती हूँ। रोशनी लौकी के पीछे किचन में जाती है, पर लौकी तो पहले से ही चाय बना रही होती है। उसे चाय बनाता देखकर रोशनी उसे बोलती है, अरे वाह लौकी, तुम्हें सारा सामान मिल गया था? हाँ मेम साहब, मुझे कई लोगों के घरों में काम करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे पता होता है कि घरों में कौन सा सामान कहाँ रखा होता है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। ये लो मेम साहब, आप इसे पीकर बताओ। रोशनी चाय पीती है। चाय पीते ही वो उससे बोलती है, वाह 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 लौकी, मजा ही आ गया, क्या चाय बनाई है, जादू है तुम्हारे हाथों में। अब बस भी कीजिए मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ वीर आता है और वो लौकी को अपने घर में देखकर रोशनी से पूछता है, रोशनी ये कौन है? रोशनी वीर को बताने ही वाली होती है कि तभी लौकी उसको जवाब देते हुए बोलती है, साहब मैं लौकी है, चाय की शौकीन। ओ, रोशनी ने तुम्हें काम पर रखा है। साहब जी एक बात कहूँ, आप ना बिल्कुल शाहरुख खान जैसे दिखते हो, एकदम हैंडसम। लौकी तुम भी ना। ये और शाहरुख खान। चलो लौकी, अब जाकर काम करो। कुछ देर बाद रोशनी उसे घर के काम करने को देती है। बहुत ही जल्दी वो घर के सारे काम, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ अच्छे से करती है। साथ ही घर के कोने कोने को चमका देती है। सारा काम हो जाने के बाद वो रोशनी के पास आकर बोलती है, मेम साहब सारा काम मैंने खत्म कर दिया, और क्या करना है अब? सच में तुमने सारा काम कर दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा।
अरे मेम साहब वो सब कर दिया, आप ये बताओ कि आप क्या क्या खाते हो, उस हिसाब से मैं दोनों टाइम का खाना बना दूंगी। अच्छा, फ्रिज में तुम्हें जो सब्जी दिखे ना वो बना लेना, और हाँ पराठे बनाना, रोटी हमारे घर में कम ही खाते हैं। ठीक है मेम साहब। अरे तुम ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुई? वीर, मैं 2-3 दिन के लिए ना घर पर रहूंगी। ये लौकी काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे इस पर नजर रखनी है। आप मेरी फाइल ले जाना, काम खत्म कर लेना, और हाँ चोपड़ा से डील भी साइन करवा लेना। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम घर पर रहो कुछ दिन। इतना बोलकर वो उसके पैरों की मालिश करने लगती है और बोलती है, मेम साहब आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, कितने की होगी? 5,000 की लाई हूँ। हाय दैया मेम साहब, ये तो बहुत महंगी है। पर आपसे ज्यादा महंगी तो वो सामने वाली रिधिमा मैडम है ना, वो पहनती है। एक दिन मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने 10,000 की ली थी, और महंगा महंगा मेकअप, काजल, बिंदी, लिपस्टिक सब। और तो और मैडम। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। रोशनी लौकी से खुश होती है और 2 महीने बाद उसे सैलरी देना भी शुरू कर देती है। और ऐसे ही छुट्टी वाले दिन लौकी रोशनी से बोलती है, मेम साहब मैंने सारा काम कर दिया, कुछ भी नहीं बचा अब। अच्छा तो एक काम करो, मेरे पैर दबा दो, मालिश करनी तो आती है ना तुम्हें? हाँ मेम साहब आती है। अरे बस करो लौकी, कितना कचर कचर करती हो तुम। वो रिधिमा मुझसे सस्ता सामान खरीद के लाती है और फिर मुझे बड़ा चढ़ा के बताती है 100 रुपए की चीजें खरीदती है सेल में से। वो मुझसे ज्यादा हाई क्लास कोई नहीं है। अगले दिन दोनों ऑफिस से आते हैं तो रोशनी को अपना एक कीमती नेकलेस नहीं मिलता, जिसके लिए वो लौकी को सुनाकर घर से निकाल देती है और कहती है, लौकी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने आपका कोई हार नहीं लिया। अरे इतने टाइम से मैं आपके घर में रह रही हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? रोशनी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कुछ देर बाद उसे अपने कबर्ड में अपना वो नेकलेस मिल जाता है और वो वीर से बोलती है, वीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में लौकी को बहुत सुना दिया। हार तो मेरे कबर्ड में ही पड़ा था। क्या तुमने उसे निकाल दिया? अरे यार कुछ ही दिनों में दिवाली है, अब क्या घर का सारा काम तुम खुद करोगी? क्या दिवाली आ रही है? हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वीर चलिए ना, प्लीज 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 हम लौकी को लेने चलते हैं। वो बहुत अच्छी और ईमानदार है, प्लीज। मुझे नहीं लगता वो आएगी, तुमने बहुत सुनाया जो है उसे, पर तुम्हारे कहने पर ट्राई कर सकते हैं। रोशनी और वीर उसको बुलाने जाते हैं, लेकिन वीर उसके घर के बाहर रुक जाता है और सिर्फ रोशनी उसके घर के अंदर जाकर बोलती है, लौकी, मुझे माफ कर दो। नहीं मेम साहब, मैं अब नहीं आएगी, आप कोई और ढूंढ लो। वैसे भी आपको मुझ पर विश्वास तो है ही नहीं। उसकी बात सुनकर वीर अंदर आता है और बोलता है, लौकी प्लीज अपनी मैडम की बात सुन लो, वापस काम पर आ जाओ। तुम्हारे बिना हमारा घर सूना है, हमें टाइम पर चाय नाश्ता कौन देगा, इसे चाय कौन पिलाएगा? हाय, साहब आए हैं मुझे बुलाने, अब इन्हें कैसे मना करूं? हमारे शाहरुख खान ने हमें बुलाया है। हाँ हाँ साहब मैं आ जाएगी, लेकिन मेम साहब को बोलना दोबारा ऐसा ना करे। और हाँ दिवाली आ रही है तो मैं बोनस भी लेगी थोड़ा सा। हाँ हाँ ले लेना बोनस, और कल से काम पर आ रही हो ना। और इस तरह अगले ही दिन से लौकी उनके घर में फिर से काम करने लगती है और दिवाली की सफाई भी कर देती है। कुछ दिन बाद पूरा घर दिवाली की लाइट्स और डेकोरेशन से चमक रहा होता है और सब प्यार से मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।